नमस्कार। मैं डॉक्टर पायल कुमारी संजय गांधी मेमोरियल महाविद्यालय में हिंदी विभाग में सहायक व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज पंत जी के विषय पर कुछ चर्चा कर रही हूँ। जैसा कि सर्वविदित है, पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं। छायावाद के प्रवर्तन का श्रेय यदि प्रसाद को प्राप्त है तो उसमें अभिव्यक्त अनुभूतियों के प्रचार, प्रसार और परिष्कार का श्रेय सुमित्रा नंदन पंत को प्राप्त है। आधुनिक हिंदी कविता में सौंदर्य का कश्मीर सजाने और बसाने में पंत को पूर्ण सफलता मिली है। पंत के प्रकृति काव्य में उसका नैसर्गिक सौंदर्य चित्रित हुआ है। यह वह काव्य है जिसमें एक छोटा सा फूल माधुर्य और सौंदर्य की अक्षय राशि बन गया है। पंत के काव्य में प्रकृति का कोमल रूप ही अधिक मुखरित हुआ है। उन्होंने प्रकृति का स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं अंकित किया, अपितु उसे सृजन करने वाली माँ, पालने वाली मातृ, स्नेह का संबल देने वाली सहचरी और स्वप्न प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार किया। पंत की प्रकृति सौंदर्य, स्वप्न और कल्पना के सूत्रों को सहेजने वाले व्यापक सत्ता है। कवि ने एक स्थान पर कहा है, प्रकृति के साहचर्य ने जहाँ मुझे एक ओर सौंदर्य, स्वप्न और कल्पना जीवी बना दिया, वहीं दूसरी ओर जग भीरू भी बना दिया। स्वयं कवि ने स्वीकारा है, वीणा से ग्राम्य तक मेरी सभी रचनाओं में प्राकृतिक सौंदर्य का प्रेम किसी न किसी रूप में वर्तमान है। प्रकृति की सूक्ष्म अति सूक्ष्म अनुभूतियों को संवेदनशीलता के साथ व्यक्त करने में पंत जी सिद्धहस्त थे। प्रकृति के प्रति प्रागढ़ प्रेम पंत जी का नैसर्गिक था। इस नाते वह सांसारिक सौंदर्य की उपेक्षा कर देते हैं। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन, भूल अभी से इस जग को। वीणा उनकी प्रथम कृति है जिस पर कविंद्र रविंद्र का विशेष प्रभाव पड़ा। ग्रंथि एक शोकांत खंड काव्य है जिसमें प्रेम की तीव्र अनुभूति विद्यमान है। वीणा में प्रकृति की सुंदरता के अनूठे शब्द चित्र हैं। कहीं कहीं प्रकृति संबंधी रहस्यवाद की भी झलक मिल जाती है। विश्व के सौंदर्य में कवि ने सहज सौंदर्य को देखा है। इस धरती के रोम रोम में भरी सहज सुंदरता, इसके रजकु छू आकाश, बन मधुर विनम्र निखरता। अपने प्रकृति विषयक दृष्टिकोण को प्रकट करते हुए पंत जी आधुनिक कवि के पर्यालोचन में लिखते हैं, साधारणतः प्रकृति के सुंदर रूप ही ने मुझे अधिक लुभाया है, पर उसका उग्र रूप भी मैंने परिवर्तन में चित्रित किया है। इस उद्धरण से स्पष्ट है कि पंत को प्रकृति का सुंदर रूप ही अधिक आकर्षक लगा है और उसी का उन्होंने अपने काव्य में प्रयोग भी किया है। जहाँ तक परिवर्तन के उग्र रूप का प्रश्न है, इसे पंत जी के दृष्टिकोण में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि परिवर्तन उत्कृष्ट कविता होते हुए भी पंत के काव्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। यह तो जीवन की विषम परिस्थितियों के प्रति एक झुंझलाहट मात्र है जो आवेश के कारण कविताबद्ध हो गई है। यह कहना अनुचित ना होगा कि प्रकृति का सुंदर रूप ग्रहण करने के कारण ही पंत जी में मनन एवं चिंतन की शक्ति आई और वे हिंदी साहित्य को अपना स्वर्ण काव्य प्रदान कर सके। कोमलता और सौंदर्य, स्वप्न और संदेश, संगीत और दर्शन से ओतप्रोत पंत की प्रकृति व्यापक सत्ता है, सजीव, सप्राण, सक्रिय चेतना है। एक तारा शीर्षक कविता में प्रकृति का सहारा लेकर कवि ने सांसारिक दर्शन की पुष्टि की है। इसी भांति नौका विहार में आध्यात्मिक दर्शन तथा मौन निमंत्रण में रहस्य दर्शन के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, छायावाद के मानने वाले सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखाई पड़ता है। पंत का प्रकृति के साथ अविच्छिन्न संबंध है।
जिस प्रकार करुणा का नाम लेते ही अपने जीवन में मंदिर के नीरव दीप की भांति जलती हुई महादेवी की मूर्ति सामने झूलने लगती है, उसी प्रकार प्रकृति के प्रसंग मात्र से ही पंत जी का काव्य साकार होकर अपने रचयिता के साथ आंखों के सामने आ जाता है। पंत और प्रकृति का यह संबंध केवल कवि जीवन का ही साथ नहीं है, बल्कि सैसों का संग है। काल के क्रूर हाथों से शीघ्र ही माँ की क्रोध छीन जाने पर प्रकृति ने ही तो शिशु पंत को अपनी गोदी में लिया था। जो बाल सहचरी रही तुम्हारी स्वप्न प्रिया, जो कला मुकुर बन गई तुम्हारे हाथों में, तुम स्वप्न धनी हो जिसके बने अमर शिल्पी। इन पंक्तियों से यह स्पष्ट है कि जीवन के प्रत्येक पहलू में प्रकृति पंत के साथ रही है। यदि वह सैसों में माता थी तो बचपन में बाल सहचरी बनी, यदि वह यौवन में स्वप्न प्रिया बनी तो कवि जीवन में कला का मुकुर बन गई। इस प्रकार पंत और प्रकृति एक दूसरे के पूरक से बन गए हैं। पंत प्रकृति के सूक्ष्म भावों को व्यक्त कर सकने में पूरी तरह से समर्थ हैं। भाषा को भाव की अनुगामिनी बनाना आवश्यक होता है। भावना के सूक्ष्म तत्वों और तारों को व्यक्त झंझकृत कर सकने में कवि पंत इसी से सफल हो पाए हैं कि उन्हें प्रकृति का सामीप्य ही नहीं, साहचर्य भी प्राप्त है। अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ के विषय में एक आलोचक का कहना है कि ऐसा जान पड़ता है कि प्रकृति स्वयं कवि के लिए अपने सुंदर हाथों से लिख देती हो। पंत के विषय में भी बहुत दूर तक यह बात कही जा सकती है। सूक्ष्म भावों के साथ ही कोमल संगीत की तरंगे एवं कोमलता की सप्राणता पंत की प्रकृति में है। पंत की काव्य साधना के रोम रोम में प्रकृति बसी हुई है। वह हटी कि सौंदर्य और साधना का सारा ढांचा अस्त व्यस्त हो उठता है। प्रकृति का कोमल रूप ग्रहण करने के कारण ही पंत जी ने प्रकृति को नारी रूप में भी देखा है। पंत जी ने प्रकृति का वर्णन विभिन्न रूपों में किया है, जिनमें से प्रमुख ये हैं: आलंबन रूप, उद्दीपन रूप, आलंकारिक रूप, पृष्ठभूमि के रूप में, रहस्यात्मक रूप, दार्शनिक उद्भावना, मानवीकरण, नारी रूप, उपदेशात्मकता। इस प्रकार पंत के काव्य में प्रकृति के वे सभी विभिन्न रूप मिलते हैं जो छायावादी काव्य के प्रकृति तत्व हैं, किंतु प्रकृति के प्रति सुकुमारता का दृष्टिकोण पंत की अपनी निजी विशेषता है। इसी दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हुए डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के ये शब्द सर्वथा उपयुक्त हैं। उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। वास्तव में पंत जी को यह विशेषण देना संगत है, क्योंकि वे उन्मुक्त प्रकृति के अंचल में जन्मे, पले और बड़े हुए हैं, जिससे इनकी अंतः प्रकृति भी कोमल और स्निग्ध हो गई है। धन्यवाद।